अगर आप टोयोटा की एक एवरेज गाड़ी ले और उस पे एल का बैज लगा दे तो क्या वो BMW, मर्सिडीज और ऑडी की सेल्स को सरपास कर सकती है? यस कर सकती है। अगर उस एल का मतलब है लेक्सस, उस एल का मतलब है लेक्सस। और लेक्सस टोयोटा का एक लग्जरी ब्रांड है जिनकी बढ़िया बढ़िया कार्स आती है। फॉर एग्जांपल LX या फिर LS या फिर ES या फिर GX या फिर LFA, जो कि बेस्ट जापानीज कार्स मानी जाती है। और आज देखते हैं कि कैसे ब्रांड दुनिया का बेस्ट सेलिंग और सबसे रिलायबल लग्जरी कार ब्रांड बना यूएस और जापान के बीच की ट्रेड वॉर की वजह से। और उससे पहले आपके 5 सेकंड ले रहा हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कार वर्सल प्रो बन जाओ। आप में से मेजोरिटी लोग अनसब्सक्राइब्ड है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे काफी अच्छा होगा, हमारी कम्युनिटी काफी बड़ी हो जाएगी। इस ब्रांड की शुरुआत होती है 1980s में, जिसमें 1980s में टोयोटा अपनी कार्स को अमेरिका में बेचती है और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही होती है। वहाँ पे इनकी गाड़ियां काफी सस्ती होती है, काफी रिलायबल होती है और सबको बहुत ही बढ़िया मजे दे रही होती है। पर दोस्तों यही इस ब्रांड के लिए एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि जो टोयोटा ब्रांड नेम है वो साइनोनिम बन गया अफोर्डेबिलिटी का, सस्ते का। और जनरली टोयोटा अमेरिकन की पहली कार होती थी, लेकिन जब भी अमेरिकन को अपग्रेड करना होता था, थोड़ी ऐसी लैविश गाड़ी लेनी होती थी, थोड़ी बढ़िया वाली गाड़ी लेनी होती थी, तो वो कभी भी टोयोटा के डीलरशिप में जाते नहीं थे। वो ऑडी में जाते थे, BMW में जाते थे, मर्सिडीज में जाते थे। और इन जर्मन कार्स में अमेरिकन को बढ़िया फील मिलती थी, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती थी, साथ ही में बढ़िया ब्रांड वैल्यू मिलती थी। और टोयोटा के अंदर हमेशा से एक जलन रहती थी कि भाई हमें भी ऐसी ब्रांड वाली चाहिए कि कोई भी अगर कस्टमर को महंगी गाड़ी लेनी है वो हमारे पास भी आए। और ऐसे नहीं है कि हमारे से सस्ती गाड़ी लेके जा रहा है और बाद में अगर महंगी गाड़ी लेनी है तो ऐसे ऑडी वाउडी के पास जा रहा है। और साथ ही में अगर आप एक रियल कार वर्सल प्रो है, आपको पता होगा कि जो रियल प्रॉफिट्स होते हैं कार मेकर्स के, वो उनकी महंगी वाली कार्स पे होते हैं, उनके लग्जरी कार्स पे होते हैं। और जो सस्ती वाली गाड़ी होती है उनमें बहुत ही कम प्रॉफिट होती है। तो एक कार मेकर आसानी से एक महंगी गाड़ी पे उतना प्रॉफिट कमा सकता है जितने वो 20 सस्ती गाड़ियां बेच के कमाता है। और साथ ही में दोस्तों 1980s के दौरान जो जापानीज येन है वो काफी वीक हो गया था एज कम्पेयर टू US डॉलर। तो इसलिए जापान की गवर्नमेंट ने एक वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट लगा दिया था सारे जापानीज कार मेकर पे कि वो एक साल में लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस में और उससे ज्यादा कर नहीं सकते। लेकिन दोस्तों अगर जापान की सरकार बहुत स्मार्ट है तो उनकी जो कंपनीज है उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। तो इसलिए जापानीज कंपनीज ने सोचा कि अगर हम एक साल में लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स को एक्सपोर्ट कर सकती है, क्यों ना लग्जरी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करे, महंगी वाली गाड़ियों को एक्सपोर्ट करे एज कम्पेयर टू सस्ती वाली गाड़ियों को एक्सपोर्ट करना, और ज्यादा बढ़िया रेवेन्यू कमाए, ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट कमाए उन लिमिटेड नंबर ऑफ कार से। तो इसलिए सारे बड़े बड़े जापानीज कार मेकर अपनी लग्जरी कार्स को बनाने में लग गए। और साथ ही में हमारा टोयोटा भी था, जिसमें 1983 में जो टोयोटा के उस टाइम के चीफ थे जिनका नाम था एजीतो टोयोटा, उन्होंने टोयोटा के इंजीनियर्स को एक टास्क दे दिया वर्ल्ड की बेस्ट गाड़ी बनाने को। मतलब उस गाड़ी में पावर होनी चाहिए, उसमें बढ़िया लुक्स होनी चाहिए, उसमें बढ़िया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसमें बढ़िया कंफर्ट होना चाहिए और साथ ही में उस गाड़ी का प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? और इस वर्ल्ड की बेस्ट गाड़ी को बनाने के जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को नाम दिया था प्रोजेक्ट F1। और F1 का मतलब फॉर्मूला 1 नहीं है, इस F1 का मतलब है फ्लैगशिप 1। और इस प्रोजेक्ट की अभी स्टार्टिंग हुई थी कि जो बाकी बड़े बड़े जापानीज कार मेकर है, फॉर एग्जांपल होंडा या फिर निसान या फिर माज्डा, उन सब ने अपने लग्जरी ब्रांड्स को बना लिया था और अपनी गाड़ियों को बेचना एकदम शुरू करने वाले थे अमेरिकन मार्केट में। फॉर एग्जांपल होंडा ने अपने लग्जरी ब्रांड का नाम एक्यूरा रख दिया, निसान ने अपने लग्जरी ब्रांड का नाम इन्फिनिटी रख दिया और माज्डा ने भी कुछ नाम रखा था, पर वो इररिलेवेंट है क्योंकि वो कभी चला नहीं। लेकिन दोस्तों टोयोटा बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं थे और वो चाहते थे कि वो अपनी गाड़ी को एकदम बढ़िया बनाए, एकदम परफेक्ट बनाए और जो वर्ल्ड की बेस्ट कार वाला जो टाइटल है उन्हें मिले। और इस वर्ल्ड की बेस्ट गाड़ी को बनाने के लिए टोयोटा के इंजीनियर्स चाहते थे कि जहाँ पे गाड़ी बिकने वाली है, जो कि USA है, और USA की भी जो एकदम पॉश वाली कॉलोनीज है, वहां पे वो जाके देखे कि वहां के जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, कि वो कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, नहीं सोते नहीं मतलब ऑब्वियसली, बाकी जो उनका लाइफस्टाइल है वो कैसा है और क्या उन्हें पसंद है अपनी कार्स में और कैसे वो अपनी गाड़ियों को ट्रीट करते हैं। तो इसलिए 1985 में टोयोटा ने अपने डिजाइनर्स की और अपने इंजीनियर्स की एक टीम भेजी कैलिफोर्निया में, ताकि वो जाके देख पाए कि जो कैलिफोर्निया के अल्ट्रा रिच लोग हैं जो कि बेवर्ली हिल्स में या फिर सी फेसिंग मैंशंस वगैरह में रहते हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल है और उनकी क्या प्रेफरेंसेस है अपनी कार्स में। और जो टोयोटा के इंजीनियर्स हैं उन्हें अमेरिका में जाने के बाद दो चीजें पता चली। पहली चीज ये पता चली कि अगर टोयोटा को कोई भी लग्जरी गाड़ी लॉन्च करनी है तो वो टोयोटा के नाम से नहीं कर सकते, क्योंकि टोयोटा की ब्रांड वैल्यू अभी उतनी हाई नहीं है कि लोग ऐसे लग्जरी गाड़ी ले इनके ब्रांड से। और अगर लोग ले भी ले इस ब्रांड की एक लग्जरी गाड़ी तो ऐसे मजा नहीं आएगा उन्हें, क्योंकि एंड ऑफ द डे उन्होंने एक टोयोटा ही लिया है। और साथ ही में दूसरी चीज उन्हें ये पता चली कि अगर इस ब्रांड को अपनी लग्जरी गाड़ी को अमेरिका में लॉन्च करना है तो इसलिए इस ब्रांड को अपना एक नया डीलरशिप नेटवर्क भी रखना पड़ेगा, जो कि थोड़े बढ़िया डीलरशिप्स होंगे एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग टोयोटा वाले डीलरशिप्स। और उनमें बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनमें बढ़िया लग्जरी होनी चाहिए, बढ़िया चाय वाय पिलानी चाहिए कस्टमर को अगर कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए आ रहा है। तो फिर पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद जो टोयोटा के इंजीनियर्स है वो जापान वापस पहुंचे इस गाड़ी की डेवलपमेंट करने के लिए। और अब उनका पहला टास्क था कि एक ऐसा ब्रांड नेम सोचना जो कि ऐसे थोड़ा लग्जरी लगे, थोड़ा सा महंगा सा लगे, थोड़ा प्रीमियम लगे और उसको बोलते ऐसे लगे कि भाई थोड़ी महंगी गाड़ी ली है, थोड़ी महंगी बातचीत हो रही है और मोटी पार्टी है जिसने भी इस गाड़ी को लिया है
तो टोयोटा ने फिर थोड़ी बहुत कंपनीज को हायर करा ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम सोचने के लिए, और फिर 219 नाम टोटल में सोचे गए, जिसमें से एक नाम था वेक्टर, एक नाम था कैलिबर, एक नाम था विरोम, एक नाम था एलेक्सिस। और ये जो एलेक्सिस वाला नाम है थोड़ा ऐसे अलग से लुभा रहा था टोयोटा के सारे हेड्स को, और ऐसे काफी ऐसे कूल सा लग रहा था। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी कि उस टाइम अमेरिका में एक डेली सोप आता था जिसमें एक कैरेक्टर का नाम था एलेक्सिस, और वो काफी फेमस था। तो इसलिए टोयोटा के जो हेड है उन्हें काफी ऐसे टेंशन हो रही थी कि अगर वो इस ब्रांड का नाम एलेक्सिस रख दे और लोग फिर उसे उससे जोड़ने लग जाए तो ऐसे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एकदम ऐसे सीरियस सा लग्जरी ब्रांड है। और इधर टोयोटा कुछ भी ऐसे मजाक वगैरह नहीं कर रहे, सब कुछ सीरियस हो रहा है, एकदम बढ़िया लग्जरी गाड़ी बन रही है। तो इसलिए टोयोटा ने क्या करा कि जो एलेक्सिस नाम है उसके सामने का ए हटा दिया और जो आई है उसकी जगह यू कर दिया और बन गया लेक्सस। और लेक्सस अगर आप देखें सच्ची में काफी ऐसे कूल सा लग रहा है, ऐसे सक्सेस या फिर लग्जरी या फिर ऐसे काफी कूल सा नाम है। और अगर आप देखें इस नाम का कुछ मतलब नहीं है, इसका कोई ऐसे इन डेप्थ मीनिंग नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि इसका नाम का मतलब है लग्जरी या फिर एलिगेंस वगैरह, आपको पोपलू बना रहा है, तो टोयोटा को बस कूल लग रहा था, टोयोटा ने रख दिया। और काफी लोग मुझसे भी पूछते हैं कि कार्वासल का मतलब क्या है, तो भाई कुछ मतलब नहीं है कार्वासल का, मुझे बस कूल लग रहा था, रख दिया। आई ऑल्सो फॉलो टोयोटा's पार्ट टू सक्सेस। तो फिर दोस्तों 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद, जिसमें 60 डिजाइनर्स ने, 1400 इंजीनियर्स ने, 2300 टेक्नीशियंस ने 450 प्रोटोटाइप्स बनाए, और उन 450 प्रोटोटाइप्स को 27 लाख किलोमीटर के लिए टेस्ट किया और $1 बिलियन खर्च दिए, और सारा कुछ बस एक ही चीज के लिए किया, और उसका नाम है लेक्सस LS400, जो कि लेक्सस की पहली गाड़ी होती है, टोयोटा की आज तक की सबसे लग्जरी गाड़ी होती है। और इस गाड़ी में मजाक नहीं हो रहा, इस गाड़ी में अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं हो रही, इस गाड़ी में लग्जरी की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है। इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर नहीं मिलता, आपको V6 नहीं मिलता, आपको प्रॉपर 4.0 लीटर का V8 इंजन मिलता है। ये गाड़ी अमेरिकन कार से ज्यादा एडवांस होती है और जर्मन कार से ज्यादा रिलायबल होती है, और इसमें आपको रिलायबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी एक टोयोटा की मिलती है। तो भाई बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो गया ये तो। और दोस्तों इस गाड़ी का एड कैंपेन भी टोयोटा कुछ ज्यादा ही लक्सा करते हैं, जिसमें इस गाड़ी की बॉनेट के ऊपर ऐसे बड़े सारे शैंपेन ग्लासेस को रख देते हैं और इस गाड़ी के इंजन को पूरा रेव करते हैं, और तब भी जो शैंपेन ग्लास है बिल्कुल हिलते भी नहीं है, और उनके अंदर जो शैंपेन भरी हुई है बिल्कुल भी हिलती है नहीं, जो कि इस गाड़ी के इंजन की स्मूथनेस को और इसकी क्वाइटनेस को दिखाता है, जो कि अनमैच थी। और यही दोस्तों अगर कम था तो टोयोटा इसके बाद रियल माइक ड्रॉप करते हैं, जिसमें वो इस गाड़ी का प्राइस डिस्क्लोज करते हैं, और इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस होता है $35,000 का, जो कि आधा होता है एज कम्पेयर टू सारी जर्मन लग्जरी कार्स, फॉर एग्जांपल 7 सीरीज और एस क्लास वगैरह। और इस गाड़ी में आपको उनसे बढ़िया लग्जरी मिलती है, आपको उनसे बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है। तो भाई वो कहीं के नहीं रहे, उनका दिमाग फोड़ दिया, उनकी किस्मत टूट गई। और इस गाड़ी के लॉन्च के साथ साथ ही टोयोटा अपनी जो कैमरी है उसका भी थोड़ा अपलिफ्टेड वर्जन और उसका थोड़ा लग्जरी वर्जन लेक्सस ब्रांड नेम के अंदर लॉन्च कर देते हैं, और उसका नाम होता है ES250। और ये गाड़ी अपने लॉन्च के पहले साल में अमेरिका में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है कि जो मर्सिडीज है उसकी सेल 19% से रिड्यूस हो जाती है अमेरिका में, जो BMW है उसकी सेल 29% से रिड्यूस हो जाती है अमेरिका में, जो मर्सिडीज बेंज है अपनी गाड़ियों का प्राइस 10% से रिड्यूस कर देते हैं अमेरिका में इस गाड़ी से कंपीट करने के लिए। जो कैडिलैक है, जो कि उस टाइम का अमेरिका का काफी बड़ा लग्जरी ब्रांड था और अभी भी है, वो इस गाड़ी को परचेज करते हैं और इसको पूरा खोल के देखते हैं, और वो साफ साफ कह देते हैं कि हमारी फैक्ट्री जितनी केपेबल नहीं है ऐसी गाड़ी बनाने को। जो BMW है वो लेक्सस को एक्यूज करते हैं कि वो अपनी कार्स को लॉस पे बेच रहे हैं ज्यादा कस्टमर्स को गैदर करने के लिए। और दोस्तों इन्हें क्या पता जापानीज इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि सस्ते में आपको बढ़िया मजा दे सकते हैं और ऐसी गाड़ी बना सकते हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। और लेक्सस ब्रांड के अमेरिका में 1 साल के लॉन्च के बाद ही ये अमेरिका के सबसे बड़ा कार इंपोर्टिंग लग्जरी ब्रांड बन जाता है, और इस सिर्फ एक सिंगल साल में जो Audi, BMW, मर्सिडीज की सुप्रीमेसी थी उसे हरा देता है, जो कि सालों से बनी हुई थी। और क्योंकि दोस्तों सेल बहुत ही अच्छी हो रही होती है, तो लेक्सस ने थोड़े और पैर फैला लिए और अपनी गाड़ियों का प्राइस 18% से इंक्रीज कर दिया 2 सालों के अंदर अंदर, और तब भी इनकी गाड़ियां बढ़िया बिक्री होती है और अभी भी अमेरिका के बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड बने होते हैं। फिर 1994 में लेक्सस अपनी LS का एक नया वर्जन लॉन्च करते हैं, या फिर थोड़ा फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च करते हैं, जिसमें आपको नई लाइटें मिलती है, आपको नए फीचर्स मिलते हैं, आपको नए लुक्स मिलती है और आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। पर दोस्तों सब बढ़िया चल रहा होता है, सारी बढ़िया सेल वगैरह हो रही होती है, पर जो US की सरकार है पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है, उनकी बहुत चल रही होती है कि अमेरिका में जो जापानीज कार मेकर है उनकी काफी बढ़िया डोमिनेंस बढ़ रही है, और जो अमेरिकन कार मेकर है उनकी घटते जा रही है। और जो जापान और अमेरिका के बीच का ट्रेड गैप है वो बढ़ते जा रहा था, मतलब जापान ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका में और इंपोर्ट कम कर रहा था। तो इसलिए जो अमेरिका की सरकार है उन्होंने 100% टैक्स लगाने का एक प्रपोजल रखा या फिर थ्रेट रखा जापानीज कार्स पे, जो कि वहां के लोगों को थ्रेट लग रहा है, पर भाई इंडिया में 100% है, हमें नॉर्मल चीज लगती है। We are very rich people। पर दोस्तों जो थ्रेट था या फिर ये जो 100% टैरिफ वाला ये जो सारा मुद्दा था, इसमें एक क्लॉज रखा अमेरिका ने कि जो सारा टैक्स है ये सिर्फ सेडान्स वगैरह में होने वाला है और जो SUVs है उसमें होने नहीं वाला। तो इसलिए
सारे अब जापानीज कार मेकर है, अब वो लग्जरी एसयूवीज बनाने में लग गए कि भाई उनमें टैक्स नहीं लगने वाला, तो चलो उन्हें बेचते हैं बढ़िया अमेरिका में और उनसे बढ़िया पैसा कमाते हैं। और ऑब्वियसली लेक्सस ने भी ऐसा करा, जिसमें टोयोटा की जो लैंड क्रूजर है वो बहुत ही बढ़िया बिक रही थी अमेरिका में भी और उसकी डोमिनेंस काफी बढ़ते जा रही थी। लेक्सस ने क्या करा कि जो लैंड क्रूजर है उसे लिया और उसमें सामने एल का बैच लगा दिया, साइडों में बढ़िया अलॉयज लगा दिए बढ़िया वाले, साथ में इंटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए और बढ़िया उनकी बन गई लेक्सस एलएक्स, जो कि इस ब्रांड की एक काफी महंगी वाली ऑफ रोडिंग एसयूवी होती है और इसका प्राइस भी काफी कम ही होता है, अराउंड $56,000 के आसपास का होता है, जो कि आधा होता है एज कम्पेयर टू एक रेंज रोवर उस टाइम की। लेकिन इसमें आपको लैंड क्रूजर वाला डीएनए मिलता है, आपको टोयोटा की रिलायबिलिटी मिलती है, साथ ही में आपको बढ़िया लग्जरी मिलती है, तो इसलिए ये गाड़ी भी इंस्टेंट हिट होती है और अमेरिका में इस गाड़ी को बहुत ही पसंद करते हैं। और फिर इसके 3 साल बाद या फिर 1998 में लेक्सस लॉन्च करते हैं अपनी RX 300 को, जो कि इस ब्रांड की एक क्रॉसओवर टाइप एसयूवी होती है, जिसमें आपको सही लुक्स वगैरह मिलती है, आपको सही फीचर्स मिलते हैं, लेकिन आपको उतनी बड़ी ऑफ रोडिंग नहीं मिलती जितनी आपको एलएक्स में मिलती है, लेकिन आपको सही जो सिटी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से बढ़िया सब कुछ मिलता है और इसका प्राइस भी काफी कम होता है, $32,000 का होता है और ये भी लेक्सस की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन जाती है और अभी भी बेस्ट सेलिंग गाड़ी है लेक्सस की। फिर 2002 में लेक्सस लॉन्च करते हैं अपनी GX 470 को, जो कि लैंड क्रूजर पराडो पे बेस्ड होती है और उसी का थोड़ा सा अपलिफ्टेड वाला वर्जन होता है, जो कि लेक्सस ब्रांड नेम के अंदर आता है। और फिर 2004 तक लेक्सस की ऑलमोस्ट 20 लाख गाड़ियां बिक जाती है अमेरिका में और अमेरिका का अभी भी बेस्ट सेलिंग लग्जरी कार ब्रांड बना रहता है और बढ़िया इसकी डोमिनेंस चलती है अमेरिका में। 2005 में लेक्सस लॉन्च करते हैं अपनी पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड एसयूवी, जो कि RX 400H होती है, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी एक नया कंसेप्ट होता है, क्योंकि एक एसयूवी में ऐसे एक इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह डालना और एक इलेक्ट्रिक बैटरी डालना जिससे गाड़ी की एवरेज वगैरह बढ़िया हो, काफी ऐसे नया सा कंसेप्ट था उस टाइम का, लेकिन लेक्सस ने अडॉप्ट करा और बढ़िया ऐसे आगे यूज भी करा। और फिर 2005 में ऑब्वियसली लेक्सस अब अपने आप में एक कार ब्रांड बन जाता है और अब वो एक टोयोटा का सब डिवीजन नहीं है या फिर एक टोयोटा का सब ब्रांड नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है। तो अब जो बेटा बड़ा हो गया, अब वो खुद कमाने लग गया और अब इंडिपेंडेंट हो गया है, अब उसे पापा टोयोटा की जरूरत नहीं है और बढ़िया वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकता है और बढ़िया ग्रो कर सकता है और ये पहला जापानीज लग्जरी कार ब्रांड बनता है जो कि जापान में गाड़ियां बेचना शुरू करता है। तो अभी तक जो सारे जापान के लग्जरी कार ब्रांड है वो जापान में गाड़ियां बेच नहीं देते, भले जापान में अपनी गाड़ियों को बना रहे थे, लेकिन लेक्सस पहला बनता है जो कि जापान में गाड़ियों को बना के वहां पे बेचना शुरू करते हैं और फिर ये ब्रांड अपने आप को और एक्सपैंड करता है चाइना में और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वगैरह में और बढ़िया वहां को भी कॉन्कर करके आता है। लेकिन जो यूरोपियन मार्केट है इस ब्रांड के लिए थोड़ी मुश्किल होती है कॉन्कर करनी, क्योंकि वहां पे जो जर्मन कार ब्रांड्स है उनकी काफी तगड़ी डोमिनेंस होती है और साथ ही में वहां पे जो इंजन टाइप है काफी डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए इस वाले मार्केट के लिए लेक्सस अपनी कार्स में डीजल वाले ऑप्शन को लाते हैं ताकि जो उनकी ऐसे डोमिनेंस है थोड़ी और बढ़ पाए, जो कि बढ़ पाती नहीं है क्योंकि वहां पे जो जर्मन कार मेकर है उनका पूरा दबदबा होता है। और फिर 2006 में लेक्सस लॉन्च करते हैं अपनी आज तक की सबसे महंगी गाड़ी, जिसका नाम है लेक्सस LS 600 है, जो कि जो LS है उसका एक हाइब्रिड वाला वर्जन होता है जिसमें आपको बढ़िया से पावर वगैरह मिलती है और ये गाड़ी का प्राइस $1 लाख से ऊपर का होता है और टोयोटा की आज तक की सबसे महंगी गाड़ी होती है। और फिर इसके 1 साल बाद या फिर 2007 में लेक्सस लॉन्च करते हैं अपनी F डिवीजन को या फिर अपनी स्पोर्ट्स डिवीजन को। तो जैसे आपको मर्सिडीज में MG मिलती है या फिर आपको BMW में M स्पोर्ट मिलती है, वैसे लेक्सस ने सोचा कि हम भी ऐसे F डिवीजन को लॉन्च करेंगे अपनी कार्स में, जिनमें आपको बढ़िया ऐसे स्पोर्टी लुक्स मिलती है, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लेक्सस मात खा गई, यहाँ पे वो पिट गई, क्योंकि जो सारे कार जर्नलिस्ट है और जो सारे कस्टमर वगैरह है काफी ऐसे नाखुश होते हैं इस F डिवीजन से, क्योंकि इसमें आपको परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं मिलती जितना आपको एक्स्ट्रा प्राइस टैग देना पड़ता है और अभी भी इनमें आपको ऐसे थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम स्पोर्टी वाली फील नहीं मिलती जैसे आपको AMG में या फिर आपको M स्पोर्ट में मिलती है। पर दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो लेक्सस का एक मोटो है जिसमें अगर इन्हें एक गाल पे थप्पड़ मरता है तो उस थप्पड़ की जो पूरी एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करके ऐसे बढ़िया अपने हाथ में डाल के उसे दूसरों के मुंह पे तमाचा मारते हैं। तो इसलिए 2009 में लेक्सस लॉन्च करते हैं अपनी LFA को, जो कि इस ब्रांड की आज तक की बेस्ट गाड़ी है मेरे ख्याल से और मेरी सबसे फेवरेट कार्स में से एक है, जो कि ऑलमोस्ट एक $4 लाख की गाड़ी होती है जिसमें आपको V10 इंजन मिलता है। और इस गाड़ी की एग्जॉस्ट नोट को बनाने के लिए लेक्सस यामाहा कंपनी को हायर करते हैं ताकि इस गाड़ी में आपको एग्जॉस्ट से बढ़िया साउंड है, इसमें आपको इतनी तगड़ी रेविंग मिलती है, आपको इतनी बढ़िया इसमें पावर मिलती है, आपको इतना बढ़िया इसमें मजा मिलता है। और लेक्सस इस गाड़ी के सिर्फ 500 यूनिट्स बनाने वाले हैं और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन बंद होने वाली है। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी को उतना रिस्पांस मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था, काफी अंडररेटेड गाड़ी है और अब तो इस गाड़ी का प्राइस कुछ ज्यादा महंगा हो गया उस टाइम, लेकिन इस गाड़ी की सेल अच्छे से हुई नहीं थी। पर भाई मुझे अभी भी अगर कोई ऑप्शन दे कि अभी लेटेस्ट वाली लैम्बोर्गिनी हराकन लेनी है या फिर लेक्सस LFA लेनी है, मैं लेक्सस LFA लूंगा, क्योंकि भाई जो गाड़ी की इसमें ऐसे फील वगैरह है और भाई जो इसमें हाइपर कार लेवल की फील है भाई वो किसी और गाड़ी में नहीं है। और उस टाइम $3,75,000 की बार्गेन थी, पर पता नहीं लोगों ने ली नहीं और अब भाई इनका प्राइस $1 मिलियन का पहुंच चुका है। और अभी तक दोस्तों इतनी बड़ी स्टोरी हो चुकी है, लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि लेक्सस का इंडिया से कोई अभी कनेक्शन है नहीं और कनेक्शन अभी तक है भी नहीं, क्योंकि लेक्सस को 2017 तक इतने साल लग गए
इंडिया में आने में, और ऑफिशियली 2017 में लेक्सस इंडिया में लॉन्च होते हैं। और जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो ऐसे कुछ ज्यादा प्रभावित होते नहीं है लेक्सस से, और इनकी इंडिया में काफी बेकारी सेल है, साल की 500-600 गाड़ियां बिक जाती है, और चुनिंदा डीलरशिप्स है पूरे इंडिया में। और इससे पहले की जो भी इंडिया में लेक्सस की कार्स थी वो सारी इंपोर्टेड थी, वो इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हुई नहीं थी। तो यही थी दोस्तों स्टोरी कि कैसे आप एक सस्ती गाड़ी को लेके उसमें थोड़ा बढ़िया ब्रांडिंग वगैरह करके उसे महंगे नाम से बेच सकते हैं। और अगर आप रिलायबिलिटी पे फोकस करें और बढ़िया कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करें तो आप बड़े बड़े कार मेकर को या फिर बड़े बड़े जायंट्स को भी हरा सकते हैं। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।